हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज हम फंक्शन का अपना अगला लेक्चर करेंगे। आई होप आपने टेस्ट दे दिया होगा। टेस्ट हो गया क्या? टेस्ट हो गया प्रोबेबिलिटी का? टेस्ट हो गया है। चले टेस्ट यार आया होगा ना। टेस्ट सीरीज में जाके देखो, टेस्ट सीरीज में आया होगा क्या? आना चाहिए यार। टेस्ट सीरीज में आया होगा। हाँ बट टेस्ट सीरीज में नहीं आया है। एक मिनट, शो नहीं कर रहा। एक मिनट, टेस्ट सीरीज में नहीं आया है। फिर शो नहीं कर रहा अभी। एक मिनट। चलो मैं ठीक है, मैं करवाता हूँ। ठीक है, कल एक मैसेज तो आया होगा कि टेस्ट हो गया है आपका। फिर ये दिखा क्यों नहीं रहा है टेस्ट? कोई नहीं, मैं करवाता हूँ। ठीक है, हो जाएगा आज। कल एक मैसेज आया होगा शायद आपके पास कि टेस्ट अपलोड हो गया है। पता नहीं क्यों नहीं आया। आईटी की पीडीएफ बेटा अपलोड हो जाती है टेलीग्राम में, वहां पर जाके ले लिया करो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने किसके बारे में बात कर ली थी? और एक क्वाड्रेटिक का भी टेस्ट आने वाला। ठीक है, हाँ, आज आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का। और ठीक है, और क्वाड्रेटिक का भी 120 नंबर 120 क्वेश्चन का टेस्ट आएगा। इनको रखे रहिए, बहुत जल्दी हम इनके सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्दी इसके सोल्यूशन स्टार्ट करने वाला हूं मैं सबके। जितने भी ये 120 क्वेश्चन के टेस्ट होंगे उनका जल्दी ही जो प्रैक्टिस सेशन में इन्हीं को प्रैक्टिस करवाने वाला हूं मैं। चलिए, तो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया था। अच्छा, एक प्रैक्टिस क्लास भी होगी आज 4 बजे आपकी। 4 बजे एक प्रैक्टिस क्लास होगी। शेड्यूल लग गया कि नहीं? एक प्रैक्टिस क्लास भी होगी 4 बजे आज आप फंक्शन की। नहीं लगा तो लग जाएगा आपको। 4 बजे प्रैक्टिस क्लास भी होगी एक। ठीक है, चलिए हमने फंक्शन के बारे में बात करी थी, जहां पर हमने आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। अभी तो शुरू हुआ है, चैप्टर खत्म होने की बातें करने लगे यार अभी से। आइडेंटिटी फंक्शन हो गया है और कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना। ये दो फंक्शन हो गए। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ध्यान से पढ़ना, यानी बाद में कहोगे कि। और एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, स्टैटिस्टिक्स में एक टॉपिक छूट गया है। ठीक है, एक टॉपिक छूट गया है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, मुझे याद दिलाना। ठीक है, 1:30 बजे के आसपास मुझे याद दिलाना, उस टॉपिक को मुझे बताना है आपको। ठीक है, 1 घंटे बाद। पॉलिनोमियल फंक्शन की हम बात करें, ओके, बहुपद फलन। जैसे ही वो टेस्ट आपके पास आ जाएगा, मैं उसकी प्रिंटेबल फॉर्मेट भी प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे ही आपको मुझे दिख जाएगा वो। ठीक है, नहीं पहले दे दूंगा फिर मजा बेकार हो जाएगा ना यार। फिर काय का टेस्ट का मजा नहीं आएगा फिर। बहुपद फलन, देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, जैसे कि एफ एक्स बराबर एक्स, ये पॉलिनोमियल फंक्शन भी है
और ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन भी है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, इस तरह की ये जो फंक्शन है ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है भाई, ये पॉलिनोमियल है ना एक। तो एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ यदि हमें बनाना हो तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, एक टाइप का बोल सकते हो वाई बराबर एक्स का ग्राफ बनाना है। ठीक है बेटा, एग्जाम तो अप्रैल में है तो सिलेबस लेट कैसे हो गया है। दूसरी बात, आप सिलेबस की चिंता क्यों करते हो जब आपकी प्रैक्टिस साथ में चल रही है। मैं कितनी बार रोज सिलेबस के बारे में चर्चाएं करते हैं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस चलाते, नहीं तो मेरे सिलेबस करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैं आपका सिलेबस नवंबर दिसंबर में खत्म कर देता, उससे क्या फायदा मिलता जब मैं प्रैक्टिस नहीं करवाता, तो बाद में मैं प्रैक्टिस करवाता। तो साथ साथ प्रैक्टिस तो कर रहा है ना आपने, आपको 40-50 दिन मिलेगा और कितना मिलेगा यार। दुनिया को देखते हो, उसी से आकर जज करते हो यार, बहुत गलत बात है। आप ये देखिए कि उसके साथ में मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं। ठीक है, नहीं तो सिलेबस तो एक मैराथन क्लास में भी खत्म हो जाता है 10 घंटे में, तो 10 घंटे में भी सिलेबस खत्म हो जाता है। तो उसकी बात मत किया करो सिलेबस खत्म करने की। कितनी बार कहा हूं, कोई लेट नहीं हुआ है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते आए हो हर क्वेश्चन की। मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस भी करवाई है, यूट्यूब पर भी करवाई है, ऐप पर भी मैंने डिटेल में बताया, मैंने आराम आराम से बताया है। आप यदि आप केवल ये जज कर रहे हो तो आप देखिएगा यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस भी आएंगी जो एक क्लास में पूरी मैथ खत्म, तो 10 घंटे में। फिर तो एक बात बताइए, वीडियो तो ये भी आती है कि 10 घंटे में पूरी मैथ खत्म, तो इसका मतलब 10 ही घंटे में खत्म हो जानी चाहिए। तो फिर 2 साल क्यों पढ़ाया जाता है उसको, क्यों उसको 4 महीने पढ़ाया गया है। तो वो मत देखा करो आप। 4 घंटे में ये भी थंबनेल लग के आएगा कि अलजेब्रा खत्म, इसका मतलब 4 घंटे में तो खत्म नहीं हो जाएगी वो मत देखा करिए आप। चलिए ठीक है बेटा, सारी प्रैक्टिस सेशन होंगे, आप परेशान मत होइए। आप बस इतना अपने आप को अंदर अपने झांक कर देखिए, आप अपने अंदर झांक के इस बात को देखिए कि क्या जितना पढ़ाया गया है आपको आता है। ये झांक कर नहीं देखोगे, जितने फॉर्मूले करवाए गए हैं वो आपको याद हैं, ये भी तो झांक के देखो। जितना पढ़ाया गया है आपको आता है कि नहीं, अपने अंदर झांक के देखो। जितना पढ़ाया गया तुम उसमें तुम कम से कम 150 नंबर पा जाओगे यदि सारे क्वेश्चन कर लिए तो आप झांक के देखिए अपने अंदर कि क्या जितना पढ़ाया गया है वो आपको आता है कि नहीं। और यदि नहीं आता है तो सिलेबस कंप्लीट करके क्या कर लोगे, क्या कर लोगे सिलेबस कंप्लीट करके, ये बताइए। यदि आपको जितना पढ़ाया गया वो आ ही नहीं रहा है तो फिर मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ा दूं, उसका फायदा क्या होगा, क्योंकि जितना पढ़ाया तुम्हें वही नहीं आता है। तो पहले अपने अंदर झांक के देखिए कि जितना पढ़ाया गया है, मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, यदि वो आता है तब तो 2 मिनट के लिए जायज है ये बोलना कि सर और थोड़ा जल्दी पढ़ा दीजिए। लेकिन जितना पढ़ाया गया वो नहीं आता तो तुम एक्स्ट्रा पढ़ के और क्या करोगे, तुम तो पहले वाकई वो जाते कि पढ़ लो पहले जो पढ़ाया जा चुका है। तो ये रियलिटी में बता रहा हूं, तुम सारा चैप्टर पढ़ के क्या करोगे, तो पहले जाकर आप उन चैप्टर को पढ़िए। आपको लग रहा है कि सिलेबस धीरे चल रहा है तो जो समय मैं आपको लूंगा उसके लिए आप जाइए, पिछला पूरा रिवीजन करिए। मैंने आपसे कह के रखा है कि आप पहले रिवीजन करते आइए सिलेबस का। ठीक है, बहुत दिक्कत होगी लेकिन मानते हो नहीं तुम, बस सिलेबस चाहिए। तो उसमें क्या है, कल एक 10 घंटे की क्लास करवा देता हूं, कह देता हूं उसमें कैलकुलस खत्म। कौन सी मेरे लिए बड़ी बात है, 10 घंटे में कैलकुलस खत्म कर देता हूं, फिर चैप्टर खत्म, सारे तो हो चुके हैं, कैलकुलस ही तो बची है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक ही बात को समझाते समझते थक गया लेकिन मानते नहीं है सब। ये आपको एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये आपको याद करना है। ये क्या करना है, आपको याद करना है। अभी मैं, ठीक है ओके, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ग्राफ देखते रहिए इसको, ठीक है। सिलेबस मत करो, आता तुम्हें एक अक्षर नहीं है, सिलेबस की चिंता तुम्हें बहुत बड़ी बात है। क्या करोगे पूरा पढ़ के,
पहले पढ़ तो लो जितना पढ़ाया गया है। पूरा सिलेबस पढ़ के जाओगे, यदि आता कुछ नहीं रहेगा बेटा तो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पढ़ो जितना पढ़ाया गया है। एक फॉर्मूला याद नहीं होगा इनको। ठीक है, अभी कहेंगे कंफ्यूज होंगे, बट टेस्ट होगा सर भूल गए, जाके रिवाइज करूं जितना पढ़ा है पहले। एफ एक्स बराबर एक्स और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। चलो, हम डोमेन रेंज की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, डोमेन रेंज की हम बाद में बात करेंगे सबके बारे में, अभी मैं केवल फंक्शन के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो साथ में कर भी लेते हैं। डोमेन रेंज, इनकी हम बात कर लेते हैं साथ साथ में ही, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो गए। डोमेन क्या होता है मैंने बताया था। ठीक है, डोमेन क्या होता है? एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, वो होगी। ये बताओ। और रेंज क्या होता है? जो भी इनपुट डालते हो आप, जो भी इनपुट डालते हो आप, जो भी इनपुट डालते हो आप, उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आता है वो रेंज होता है। उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आता है वो क्या होता है, रेंज होता है। अब ये बताइए कि मैं इस फंक्शन की बात करूं और इसमें डोमेन की बात करूं, तो डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा? डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा? आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो मोस्टली गलती करते हो स्टैटिस्टिक्स में आप लोग, और शायद बहुत लोगों, सारे बच्चों से, बहुत बच्चों से गलतियां होती हैं, बहुत पहले मेरे से भी हुई हैं गलतियां, जबकि वो रूल कुछ अलग है। बताऊंगा मैं आपको। डोमेन ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ। भैया एफ एक्स बराबर एक्स है, बेधड़क कुछ भी डालिए, बेधड़क कुछ भी डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी डालिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी रियल नंबर एक्स तो डाल सकते हो आप, और रेंज भी वही आएगी, क्योंकि जो डालोगे वही निकल के आएगा। अब हम बात कर लेते हैं इस केस में डोमेन ऑफ एफ और रेंज ऑफ एफ। देखो, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर में कोई समस्या है क्या? कुछ भी डालिए, कोई समस्या नहीं है। तो डोमेन तो आर हो गया, पर रेंज क्या होगा? रेंज होगा 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, क्योंकि एक्स स्क्वायर निगेटिव नहीं देगा, एक्स स्क्वायर निगेटिव नहीं देगा, याद रखिएगा। इस केस में हम डोमेन की बात कर लें और रेंज की बात कर लें, जितनी बातें बता रहा हूं सब यदि आपको आता है तो मैं कहता हूं भाई आपको क्वेश्चन में समस्या नहीं होगी, लेकिन ये सब आना चाहिए। कुछ देर बाद पूछेगा ये कहां से आ सर, एक्स स्क्वायर कोई रेंज ये क्यों लिख दिया? अभी मैं बता रहा हूं, आपको याद रखना है। अब देखिए, रेंज यदि ग्राफ से आपको यह पता करना है कि रेंज क्या है ग्राफ से, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। और डोमेन भूल जाइए कि ये एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ बना था, कुछ देर के लिए भूल जाइए, कुछ देर के लिए भूल जाइए कि एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ है, मुझे नहीं पता है, बस ये ग्राफ बना हुआ है और मुझसे पूछता है कि डोमेन क्या है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जब डोमेन देखने जाऊंगा तो मैं इधर जाऊंगा, इस पर ध्यान से सुनना मेरी बात, चैट में बिजी मत रहना, ध्यान से सुनना, सब ध्यान से सुनोगे तो चैप्टर अच्छा होगा, नहीं तो हैंग कर जाओगे, फिर वो कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस लगा लगा के बहुत खुश हो जाओगे। ठीक है, और पेपर जाके देखो एक बार 2023, 22, 21 का, खतरनाक खतरनाक प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, लंबे लंबे लेंथ वाले क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान से सुनिए, जब भी मुझे डोमेन देखना है मैं एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ूंगा और मैं ये देखूंगा कि किन किन पॉइंट्स पर मुझे चाहे ऊपर चाहे नीचे ग्राफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ूंगा ऐसे, और मैं ऊपर देखूंगा और नीचे देखूंगा। यदि हर एक पॉइंट के लिए ग्राफ मिल रहा है, इसका मतलब मेरे डोमेन में सब पॉइंट है, मेरे डोमेन में हर एक पॉइंट है। ठीक है, मेरे डोमेन में क्या है, हर एक पॉइंट है। तो इसमें देखो, जिस पॉइंट पर भी जाओगे आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सीधी लाइन ऐसे चली जा रही है, हर एक पॉइंट के लिए, किसी भी पॉइंट के लिए आपको कहीं ना कहीं ग्राफ नजर आ रहा है, हर एक पॉइंट पर ग्राफ नजर आ रहा है। इसलिए डोमेन में ये सारी वैल्यूज हैं, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई ग्राफ पर मुझे पॉइंट मिल रहा है, हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मुझे ग्राफ पर कोई ना कोई एक पॉइंट मिल रहा है। इसीलिए मैं कहूंगा इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर। क्या ये बात समझ में आई? जल्दी बताओ, आगे बढ़ता हूं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, नहीं खत्म करने को तो आगे बढ़ चुका होता मैं। चलो, डी इंटीजर होता है, डी कहां से आ गया ए भैया। और जब रेंज देखना है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, रेंज देखना है तो आपको यह देखना है कि भैया ये वाला पॉइंट क्या मेरे रेंज में आएगा क्या। तो आप तब लेफ्ट और राइट देखोगे, क्या इस पॉइंट के लिए मुझे लेफ्ट या राइट में कोई ग्राफ पर पॉइंट मिल रहा है क्या। तब आप वाई एक्सिस की तरफ बढ़ोगे, तब आप कहां बढ़ोगे, वाई एक्सिस की तरफ बढ़ोगे और ये देखोगे कि किन किन पॉइंट्स के लिए मुझे चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में ग्राफ पर पॉइंट मिल रहा है कि नहीं, ग्राफ मिल रहा है कि नहीं। तो आप चाहे इस पूरे में आप घूमिए, आपको चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में आपको ग्राफ पर कोई ना कोई पॉइंट मिल रहा है। लेफ्ट राइट छोड़िए, ग्राफ पर पॉइंट मिल रहा है कि नहीं, लेफ्ट, हाँ मतलब लेफ्ट या राइट में देखेंगे ग्राफ पर पॉइंट मिल रहा है कि नहीं। यदि मिल रहा है तो फिर वो पूरा का पूरा हमारा क्या आएगा, रेंज में आएगा। अब आइए इस पर, जब हम डोमेन पता करने जा रहे थे इस ग्राफ को देखकर, तो हम इधर बढ़े और हमने देखा कि हर एक पॉइंट पर, चाहे ऊपर चाहे नीचे, मुझे ग्राफ पर कोई ना कोई पॉइंट मिल रहा है। बेटा फिर वही बात, कंफ्यूज हो गए। ये इंफिनिटी नहीं होता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक है। ये पूरा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये पूरा रियल नंबर है, ये पूरा रियल नंबर है। अब देखिए हर एक पॉइंट पर जब आप एक्स एक्सिस पर आगे बढ़े तो हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, चाहे ऊपर चाहे नीचे, ग्राफ पर पॉइंट मिल रहा है, इसलिए सारा का सारा हमारे डोमेन में आएगा। और जब हम रेंज देखने गए, इसलिए डोमेन हमने रियल नंबर किया, लेकिन जब हम रेंज देखने गए तो जब हम वाई एक्सिस की तरफ बढ़े तो मैंने कहा भाई ये पॉइंट हमारे रेंज में आएगा क्या। तो मैंने यहां पर खड़े होके लेफ्ट में या राइट में देखा, कहीं पर भी तो एक ग्राफ पर कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा, ग्राफ तो है ही नहीं, ग्राफ तो ऊपर है कहीं। तो मैं कहूं इस पॉइंट, ये पॉइंट रेंज में आएगा क्या, तो जवाब है नहीं आएगा, क्योंकि ना तो लेफ्ट में ना राइट में कहीं पर भी ग्राफ पर पॉइंट नहीं मिल रहा है, कहीं पर ग्राफ पर पॉइंट नहीं मिल रहा है बेटा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम शुरुआत कहां से करी, मैंने जैसे ही मैं जीरो पर आया तो जीरो पर जीरो मिला, बाकी हर एक पॉइंट पर, यहां पर हर एक पॉइंट पर गया तो मुझे लेफ्ट या राइट में ग्राफ पर पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब कुछ, ये हमारा, ये वाई जो है वो हमारे रेंज में आएगा, ये वाई हमारे रेंज में आएगा, और ये वाई 0 से इंफिनिटी है, इसीलिए रेंज मैंने ये लिखा। बात क्लियर हुई कि नहीं। ये थोड़ा स्मूथ ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, थोड़ा स्मूथ होता है ये ग्राफ, थोड़ा स्मूथ होता है ऐसे। अब आते हैं इस पर, इसमें भी देखिए डोमेन रियल नंबर है, आप कहीं पर भी जाइए, कहीं पर भी जाइए आपको ग्राफ नीचे ऊपर कहीं ना कहीं मिल रहा है। और रेंज में भी देखो रियल नंबर है, कहीं पर भी जाइए यहां पर आपको लेफ्ट या राइट में आपको ग्राफ कोई ना कोई पॉइंट मिल रहा है ग्राफ पर। तो यहां पर भी डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर। बात समझ में आ गई। सब इंफॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं काम आएगी किसी न किसी क्वेश्चन में, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता होती, इसीलिए क्वेश्चन नहीं लगता आपसे, और सोचते रहते हो और टाइम बर्बाद हो जाता है। अब याद रखिए, एक पॉलिनोमियल ऐसे भी हो सकता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। याद रखिएगा ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका डोमेन ऑब्वियसली रियल नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। डोमेन यदि रियल नंबर है तो रेंज जो होगा वो भी रियल नंबर होगा, इफ पॉलिनोमियल ऑड डिग्री का हो, ऑड डिग्री का, विषम घात का हो। बात को समझिए, यदि कोई पॉलिनोमियल, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अपनी भाषा में आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, यदि कोई पॉलिनोमियल, ये सब काम आएगा, हर एक चीज, हर एक चीज काम आएगी। और नहीं आपको याद है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, आप क्वेश्चन नहीं लगा पाते हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो कहिए, यदि ये नहीं पढ़ने की जरूरत है तो इसको मैं गवर्नमेंट से कहिए हटा दे सब टॉपिक,
ये बुकों को मैं बुकों के बैन कर दें, यदि ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है तो बुकें हटा देनी चाहिए। क्यों हमारा समय बर्बाद करवा रहे हैं यदि एग्जाम में नहीं आता है सब तो। इसीलिए पढ़िए, ये मत कहिए बस मत पढ़ाइए सर, ठीक है। ये सब बुकों में दिया है, इसका मतलब इनकी इंपॉर्टेंस एग्जाम में आता है। ध्यान से सुन लो, अपनी कॉपी में चाहे लिख लो। यदि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसका डोमेन यदि रियल नंबर है तो उसका रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। डोमेन रियल नंबर है तो उसका रेंज भी रियल नंबर होगा, ये इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, चाहे 5 डिग्री की है चाहे 7 डिग्री की है, कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, यदि उसका डोमेन इफ डी एफ बराबर आर, दिस इंप्लाइज रेंज ऑफ एफ जो होगा वो आर के बराबर होगा, ठीक है। रेंज ऑफ एफ क्या होगा, आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम आगे फंक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद रेशनल फंक्शन भी होते हैं, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, परिमेय फलन, परिमेय फलन, ठीक है। रेशनल फंक्शन, परिमेय फलन, देखिए वो याद करना है, जैसे ताजमहल याद करते हो ना, ताजमहल याद करते हो ना, ताजमहल कैसा दिखता है, ताजमहल कैसा बनता है, ठीक है। जैसे आम कैसा दिखता है वैसे एक्स स्क्वायर कैसा दिखता है याद कर लेना है। जैसे आम कैसा दिखता है, अमरूद कैसा दिखता है, केला कैसे दिखता है, तुमने एक शक्ल बना ली है ना, वैसे एक्स स्क्वायर की बना लो। और बनाने के लिए आप वैल्यू डाल सकते हो, कैसे बना वो भी बता देता हूं। 0 1 -1 2 -2 3 -3 डालते जाइए, वैल्यू आ जाएगी। तो हमें वो बनाना नहीं, हमें डायरेक्ट याद रखना है। रेशनल फंक्शन क्या होते हैं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप के होते हैं, ठीक है। जहां पर ये दोनों क्या होते हैं, पॉलिनोमियल, एफ एक्स और जी एक्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। ये ज्यादा आपको में इस्तेमाल नहीं होगा रेशनल फंक्शन, बस इतना याद रखना है, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे मान लो ऐसा हो गया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये एक टाइप का क्या हो गया, रेशनल फंक्शन हो गया, ठीक है। बस ये ऐसा हो गया, बहुत ज्यादा इसमें कुछ आपसे पूछेगा नहीं वो, ठीक है। चलिए, डोमेन रेंज की हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसे बोलते हैं चर घातांकीय फलन। सबका ग्राफ भी याद रखना है आपको, डोमेन रेंज भी याद रखना है, ठीक है बेटा। ग्राफ नहीं बनाना है आपको 3 से ज्यादा, ठीक है। सबके ग्राफ नहीं बनाने हैं आपको, जितना मैं बता रहा हूं बस उतना ग्राफ याद रखिए। अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन पहले ग्राफ तो पढ़ लो तब तो ट्रांसफॉर्म करोगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस टाइप का होता है, ए की पावर एक्स टाइप का, जहां पर ए क्या होता है, 0 से बड़ा होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, एक्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यदि इस टाइप का फंक्शन है तो ए तो 0 से बड़ा होना चाहिए, और डोमेन की बात करें तो वो रियल नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन क्या होगा, आपको रियल नंबर होगा, बस यहां पर ए जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए आपका। अब देखिए दो टाइप के ग्राफ बनेंगे, ए की वैल्यू 1 से बड़ी है, अच्छा सॉरी, ए 0 से बड़ा होना चाहिए, और हाँ ए 0 से बड़ा होना चाहिए, और ए 1 भी नहीं होना चाहिए। नहीं, 1 में भी गड़बड़ी होगा सब मामला पूरा, वो जब ए की नजर 1 ए 1 भी नहीं होना चाहिए। ए क्या नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा और 1 नहीं। एक्स आप कुछ भी डाल सकते हो, एक्स आप कुछ भी डाल सकते हो, ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ए यदि 1 से बड़ा है, ए यदि 1 से बड़ा है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और ए यदि 0 और 1 के बीच में है तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। वो याद रखना है आपको, याद हो गया ग्राफ। ए यदि 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ए की पावर एक्स का, और ए यदि 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। चलिए जल्दी बताइए।
ए की पावर एक्स का ग्राफ जब ए 1 से बड़ा होगा तो ऐसा बनेगा, और जब ए 1 से छोटा होगा तो ऐसा बनेगा। ये पॉइंट बताओ क्या आएगा, ये वाला पॉइंट दोनों जगहों पर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मुझे ये वाला पॉइंट बताइए। ये y बराबर ए की पावर x का ग्राफ है, ठीक है, वेयर a क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ये y बराबर ए की पावर x का ग्राफ है, जहां पर a क्या है, ये कंडीशन है। ग्राफ बनाने के लिए नहीं आएगा, पर ग्राफ इस्तेमाल होगा। बस जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सब पढ़िए। फिर कह रहा सर ये समझ में नहीं आया, देखिए ये वही वाली बात है जैसे कि ये तुम हो, ठीक है, अब तुम्हारे में ये दो कंडीशन है कि ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ए का मान 1 नहीं होना चाहिए। और ये वही वाली बात हो गई कि ताजमहल कैसा दिखता है वैसे ए की पावर एक्स कैसा दिखता है। जब ए 1 से बड़ा हो तो ऐसा दिखता है, और जब 0 और 1 के बीच में हो तो ग्राफ ऐसा दिखता है। इसको याद कर लो प्रभु मेरे, याद कर लो। हर चीज की आदत पड़ी हुई, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, याद करना है, ठीक है। जैसे किसी आदमी की शक्ल तुम देख के जान जाते हो ना इसका नाम ये है, वैसे इसकी शक्ल देखकर ये जान जाना कि ए की पावर एक्स का ग्राफ है जहां एक से बड़ा है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट y बराबर ए की पावर एक्स है, तो x बराबर क्या डालोगे, 0, क्योंकि ये y एक्सिस है, y एक्सिस है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो y बराबर x बराबर 0 पर y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0,1 आ जाएगा। ये वाला भी 0,1 हो जाएगा। ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, ये ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, ये बढ़ रहा है जैसे जैसे x का मान देखो 0,ax। ये कौन सी दुनिया से आए हैं लोग, ठीक है, 0,ax बता रहा है, हे बाबू, हे भैया कहां से आए हैं भैया, ये लोग कौन से गोला से आए हो तुम लोग। यदि ये वाला पॉइंट पता करना है तो ग्राफ में x बराबर 0 पुट करोगे, आप x बराबर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 0,1 हो जाएगा, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, जैसे जैसे x का मान बढ़ा रहे हो y बढ़ता जा रहा है। ये आपका डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, a की पावर x जहां 0 और 1 के बीच में होगा। तो यदि मैं आपसे कहता हूं कि मुझे e की पावर x का ग्राफ बनाओ, 2 की पावर x का ग्राफ बनाओ, 1/2 की पावर x का ग्राफ बनाओ, तो कितना होगा, e क्या होता है, 1 से बड़ा होता है कि नहीं। तो ग्राफ कैसे बनेगा, e की पावर x का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, समझ रहे हो। और ये 2 की पावर x, 2 की पावर x, 2 की पावर x, ये 2 भी तो 1 से बड़ा है, तो इसका ग्राफ बनाना हो तो ऐसा बनेगा। क्या यार, ऐसा बनेगा। 1/2 की पावर x का ग्राफ बनाना है, तो ये बताइए, ये बताइए कि 1/2 की पावर x, अभी तो और पढ़ोगे ग्राफ, अभी तो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे। ये ग्राफ इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एरिया बाउंडेड चैप्टर और बहुत सारे पूरी कैलकुलस में कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है ये ग्राफ, इसलिए पढ़िएगा जरूर, आदत डालिए पढ़ने की, मेहनत करने की आदत डालिए, ठीक है। कम में ज्यादा चाहते हो तुम, कम पढ़ के ज्यादा सफलता। तो ये कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि 1/2 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में है। तो समझ में आ गया, सब जगह इस्तेमाल होगा भैया, ये एरिया बाउंडेड में इस्तेमाल होगा ग्राफ, और यहां पर भी होगा। चलिए e की पावर -x का ग्राफ बना के बताइए मुझे, e की पावर -x का, e की पावर -x का ग्राफ। तो e की पावर -x का मतलब ये हो गया 1/e की पावर x, मतलब 1/e क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। तो e की पावर -x का ग्राफ ये होगा, ये होगा y बराबर e की पावर -x का। तो ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, समझ रहे हो मेरी बात। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में।
मॉडुलस फंक्शन के बारे में, मतलब मॉड एक्स के बारे में, मॉड एक्स के बारे में। इसका डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। पहले उसके पहले एक चीज, एफ एक्स बराबर जो ये मॉड एक्स है बेटा, उसको क्या लिख सकते हैं हम, जल्दी बताइए। मॉड एक्स को क्या लिख सकते हैं। सर ई जीरो, 1/e भैया, ई नहीं, 1/e, जीरो और 1 के बीच में नहीं आएगा यार, क्या यार। ई एक से बड़ा होता है, ई एक से बड़ा होता है कि नहीं, तो 1/b, 1/e, ई पॉजिटिव होता है और एक से बड़ा होता है ना, तो 1/e एक से छोटा होगा, तो पॉजिटिव तो होगा ही नहीं, इसमें भी कंफ्यूज हो है। पवन बदेरिया जी, बेटा टाइम से आया करो ना, बीच क्लास में मत आया करो एंजॉय करने हैं। कैसा लगेगा मैं 12:30 बजे की क्लास को रोज 1 बजे पढ़ाऊं या कभी 1 बजे आऊं, तो अच्छा नहीं लगता ना आपको। ठीक है, तो टाइम से आया करो, सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है आपको। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स को पढ़ते हो एक्स जब एक्स पॉजिटिव है, माइनस एक्स जब एक्स निगेटिव है। ठीक है, अब ध्यान से पढ़िएगा। ये ग्राफ y बराबर x का, ये ग्राफ y बराबर माइनस एक्स का, ये y बराबर x और y बराबर माइनस एक्स के मैंने ग्राफ बना लिए, लेकिन ये मॉड x का ग्राफ नहीं बना। अब बताइए मॉड x का ग्राफ कौन सा है, ये जो मैं बनाने जा रहा हूं। देखो, जब x पॉजिटिव होगा, जब आपका x पॉजिटिव होगा तो आपको y बराबर x का ग्राफ लेना है। मतलब जब x पॉजिटिव है, यहां पर x क्या है, पॉजिटिव है, तो आपको ग्राफ कौन सा लेना है, ये वाला। x पॉजिटिव के लिए देखो y बराबर x पूरा है, लेकिन जब x पॉजिटिव होगा यहां पर, यहां से यहां तक, तब आपको इतना ग्राफ लेना है। ये आपका मॉड x का ग्राफ जैसे बना। और जब x निगेटिव है तब आपको y बराबर माइनस एक्स लेना है। तो x निगेटिव के लिए, x निगेटिव के लिए ये है ना, तो ये वाला ग्राफ लेंगे हम, ये वाला, ये नहीं लेंगे, नीचे वाला नहीं लेंगे, जबकि y बराबर माइनस एक्स तो ये पूरा है, लेकिन हम नीचे वाला नहीं लेंगे क्योंकि नीचे वाला ग्राफ इन पिन इनपुट्स के लिए, इनके लिए है। जबकि जब x पॉजिटिव होगा उसके लिए मुझे y बराबर x लेना है, और x निगेटिव के लिए मुझे माइनस एक्स वाला लेना है। तो ये वाला ग्राफ मॉड x का बनेगा, ये वाला ग्राफ मॉड x का बनेगा, याद रखिएगा। क्योंकि एग्जाम में मैं आपको बताऊंगा ये चीज, अभी बताता हूं मैं। या तुम ना y बराबर x जान रहे होगे ना, तुम y बराबर x जान, माइनस एक्स, कुछ तुम पढ़े नहीं हो तो कैसे होगा बताओ। सब पढ़ा चुका हूं मैं। मैंने कहा कि जब x बराबर पॉजिटिव होगा तो y, तुम रट लो भैया, तुम रट लो, वो ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। जिसको ना आ रहा है तुम रट लो, वही तुम्हें पसंद है रटना, हर चीज को समझना तुम्हारे डिक्शनरी में है ही नहीं, तुम रटना चाहते हो हर चीज को। और एग्जाम में अरे पता नहीं क्या हो रहा है, अरे गलत हो गया, एग्जाम में पता नहीं क्या पूछा था, क्या करके चले आए, ऐसे ही रोगे यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो। वो ज्यादा कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं होती है। मैंने बोला y बराबर x का ग्राफ है, ये y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ है, आता है ग्राफ। मैंने कहा जब x पॉजिटिव है तो y बराबर x का ग्राफ लेना है, वो आपका मॉड x के ग्राफ में आएगा। तो x पॉजिटिव कौन सा है, ये। तो जब x पॉजिटिव होगा ये, तो आपको y बराबर x का ग्राफ लेना है, मतलब ये वाला लेना है। ठीक है, ये नहीं लेना है, ये नीचे वाला नहीं लेना है। और जब x निगेटिव होगा, और जब x निगेटिव होगा तो y बराबर माइनस एक्स लेना है, ये वाला नहीं लेना है। ठीक है, ये वाला आपको नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है। बात समझ में आ गई। ये बना है मॉड x का ग्राफ। ठीक है, ओके। तो भैया ये इसका मतलब है जब x पॉजिटिव है तो y बराबर x का ग्राफ लेना है। y बराबर x पूरा बनता था,
लेकिन मुझे केवल इन इनपुट के लिए ग्राफ लेना है, तो मैं नीचे वाला ग्राफ नहीं लूंगा। y बराबर -x यहां से यहां तक बनता है, लेकिन मुझे y बराबर -x लेना है जब x निगेटिव है केवल। तो यहां x निगेटिव है, इसीलिए मैं ये इधर वाला नहीं लूंगा, केवल ये वाला लूंगा। ये मॉड x का ग्राफ बन गया। यहां अब ये मैं कहूं डोमेन क्या है, तो आप कुछ भी डाल सकते हो, डोमेन रियल नंबर है, पर रेंज देखो इसमें क्या आएगा। ठीक है, रेंज के लिए क्या इन पॉइंट पर कहीं लेफ्ट और राइट में ग्राफ मिल रहा है बेटा? क्या इस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में ग्राफ मिल रहा, नहीं मिल रहा है ना? हाँ, इन सब के लिए मिल रहा है। जीरो से लेकर आगे तक बढ़ोगे तो इन सब के लिए आपको कहीं ना कहीं लेफ्ट और राइट में कोई ना कोई पॉइंट मिल रहा है ग्राफ पर। तो रेंज जो हो जाएगा वो 0 से इंफिनिटी हो जाएगा। क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसे, आपसे पता है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे भी जा सकते हैं कि f यदि 0 से इंफिनिटी है, ठीक है, और यदि आपका डोमेन जो है वो 0 से इंफिनिटी है, तो आपको एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है। तो बताइए मॉड एक्स का ग्राफ क्या बनाओगे? यदि आपका डोमेन 0 से इंफिनिटी है तो आपको मॉड एक्स का ग्राफ ये पूरा नहीं बनेगा, पूरा नहीं बनेगा ग्राफ, अब केवल इतना ग्राफ बनेगा, ये केवल इतना ग्राफ बनेगा। ये है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का ग्राफ, क्योंकि इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। डोमेन क्या है? 0 से लेकर इंफिनिटी तक, इसीलिए केवल ये वाला ग्राफ बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, हिंदी के ही पीछे पड़े रहते हैं सब, उसी में परेशान रहते हैं कि हिंदी बस बता दो। आओ इसको ये समझिए। कुछ लोग भाग गए होंगे, और इतना कठिन पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ूंगा मैं, आसान पढ़ूंगा मैं, पेपर होगा भी नहीं। पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर में आता है, आपके सब चीजें आती हैं, तब एग्जाम में क्वेश्चन होगा बेटा। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिए, मॉड एक्स का एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का ग्राफ आ गया, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आ गया, पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप ये सब पढ़ोगे तब आपके क्वेश्चंस, तब मैं जिम्मेदारी लूंगा, आपके क्वेश्चंस लगेंगे। लेकिन ये सब आप पढ़ोगे नहीं तो यार कैसे होगा फिर? ठीक है, ये तो आप पढ़ना तो पड़ेगा ना ये सब चीजें। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। ये सब पढ़िए, फिर देखिए मैं क्वेश्चन कैसे लगवाता हूं, आपको मजा भी आएगा। लघुगणक फलन, आओ। मान कैसे रखते हैं? कौन सा मान है भैया? ऐसे रखते हैं, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर -1, x बराबर 2, x बराबर -2। 0 रख दो, 0 पर 0 हो गया, 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 हो गई, -1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 हो गई, 2 पर 2 हो गई। जब x बराबर 2 डालोगे तो 2 आएगा, -2 डालोगे तो 2 आएगा, बस ऐसे मिला दोगे, ऐसे बनता है। पहले 0 डालो, फिर 1 डालो, फिर -1 डालो, 2 डालो, -2 डालो, 3 डालो, -3 डालो, तो पॉइंट आएगा कि नहीं? पॉइंट आएगा भैया। x बराबर 0 डालोगे तो y बराबर आएगा कुछ, x बराबर 1 डालोगे तो y बराबर आएगा कुछ, x बराबर -1 डालोगे तो y बराबर आएगा कुछ, तो वो पॉइंट्स आ जाएंगे, उनको मिला दोगे यार, हो गया ग्राफ। पर ये सब नहीं करना है हमें, हम ऐसे थोड़ा ना ग्राफ बनाएंगे, हमें याद रखना है ग्राफ, हम एक एक करके पॉइंट नहीं डालेंगे। ठीक है, अब लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करते हैं। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन में देखो एफ एक्स बराबर क्या है? लॉग एक्स बेस ए। क्या जरूरी होता है यहां पर? एक तो ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए 1 नहीं होना चाहिए, और एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस, ये लॉग में भी पढ़ चुके हो आप,
क्या हो गया ये भैया कहाँ चला गया ये? सब नाराज हो जाते हैं, ये देखो। अरे अरे मिट नहीं रहा है तो चलो मिटो। ए क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, ए 1 नहीं होना चाहिए, और एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, तो ये आपका यदि ऐसा है, याद रखिएगा लॉग के अंदर यदि आपने निगेटिव डाल दिया एक्स की जगह तो लॉग की पूरा खात्मा हो जाएगा, लॉग बर्बाद हो जाएगा। और बेस में भी प्लीज 0 से बड़ा और 1 मत डालिएगा, 0 से बड़ा डालिएगा पर 1 मत डालिएगा। और ये एक्स का तो कतई पूरा ध्यान रखिएगा, 0 से छोटा मतलब 0 से बड़ा, 0 छोटा नहीं, 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए एक्स। हाँ x1 हो सकता है, x1 हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके यदि मैं ग्राफ की बात करूं, इसके मैं ग्राफ की बात करूं तो याद रखिएगा जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, y बराबर log x बेस a का। और जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कैसा बनेगा? तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, याद रखने की जिम्मेदारी आपकी, एक एक करके वैल्यू पुट नहीं करेंगे हम, याद रखने की जिम्मेदारी आपकी। ये ग्राफ जब a 1 से बड़ा है तो ऐसा बनेगा, और जब a 0 से 1 के बीच में तो ऐसा बनेगा। कौन कौन मुझे ये वाला पॉइंट बताएगा? ये वाला पॉइंट बताइए, ये वाला पॉइंट बताइए फटाफट, ये वाला पॉइंट बताइए जल्दी 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 यार। तो भैया आप यहां पर क्या 0 है? यहां पर क्या 0 है बेटा? यहां पर क्या 0 है? तो यहां पर x की वैल्यू, x यहां पर y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कब 0 होगा? जब ये x 1 होगा, log 1 0 होता है तो 1,0 होगा, ये भी क्या होगा? 1,0 होगा। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं आगे। यदि मैं ln x की बात करूं तो ln x का मतलब log x बेस में e होता है, तो ln x का ग्राफ कैसे बनेगा? ln x का ग्राफ कैसे बनेगा? तो ln x का ग्राफ सर ऐसे बनेगा, ln x का ग्राफ। क्यों? क्योंकि जो e है वो 1 से बड़ा है, ठीक है, और ये पॉइंट 1,0 होगा, ये ln x का ग्राफ बनेगा। ठीक है, बेटा डोमेन, डोमेन और रेंज तो सेम ही होती है पर ग्राफ अलग बनता है, ग्राफ देखने में अलग होगा। इसके डोमेन जो है वो क्या है? वही 0 से बड़ा होना चाहिए, वो बाकी बेस के बारे में पता है। इसका रेंज जो होगा, रेंज वो कहां तक होगा? क्या रेंज रियल नंबर नहीं होगा? कौन एग्री करता है कि नहीं होगा? रेंज क्या होगा इसका? क्या रियल नंबर होगा? रेंज रियल नंबर होगा बेटा। ये इंफॉर्मेशन है, इसको कलेक्ट करिए। ये ग्राफ ऐसे बनता है, इसको याद करना है यार, कितनी बार मैं बताऊं, इसमें कोई दिमाग नहीं लग रहा है, ये बस इंफॉर्मेशन है आपका। जैसे एप्पल मतलब सेब होता है, बॉय मतलब लड़का होता है, कैट मतलब बिल्ली होती है, वैसे ही log x को वैलिड होने के लिए इन सब की जरूरत है। जब 1 से बड़ा होगा तो ऐसा बनेगा, 1 से छोटा होगा तो ऐसा बनेगा, याद रखना है। ये इसके लिए बस y 0 होगा। y कब 0 होगा? जब log 1 होगा, इसका मतलब x की वैल्यू 1 होगी, 1,0। रेंज रियल नंबर होगा, सब लोग एग्री करते हो, क्योंकि मैंने बताया था रेंज के लिए आपको यहां जाना है और ये देखना है लेफ्ट और राइट में ग्राफ मिल रहा है कि नहीं। तो मैं नीचे से शुरू होकर ऊपर तक कहीं पर भी जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं राइट में मुझे ग्राफ मिल रहा है, मुझे राइट में ग्राफ मिल रहा है, इसका मतलब ये सब रेंज में आएगा। तो लॉग के अंदर निगेटिव नहीं जाता है पर लॉग की वैल्यू निगेटिव आ सकती है, लॉग के अंदर निगेटिव नहीं जाता है लेकिन लॉग की वैल्यू निगेटिव आ जाती है।
लॉग की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, मतलब लॉग एक्स बेस से ये निगेटिव हो सकता है। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। बेटा ग्राफ जैसे कैसे देखो, जैसे ताजमहल बना होगा तो कैसे बना होगा, सोच के बताओ। एक एक ईंटा जोड़ा गया होगा, यूं 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 करके बना होगा ग्राफ। वैसे ही ये ग्राफ कैसे बना होगा, वैल्यू पुट करके बना है, एक्स की वैल्यू पुट करके। तो हम वैल्यू पुट करके ग्राफ एग्जाम में बनाने जाएंगे कि हम डायरेक्ट याद रखेंगे? डायरेक्ट याद रखेंगे ना। डोमेन रियल कैसे होगा, डोमेन कैसे रियल होगा, डोमेन कैसे रियल होगा, डोमेन कैसे रियल होगा। यहां पर कहीं लेफ्ट और नीचे ऊपर ग्राफ मिल रहा है क्या, तो कैसे बोल रहे हो डोमेन रियल नंबर होगा? क्या यहां पर खड़े होकर आपको ऊपर नीचे कहीं ग्राफ दिख रहा है, तो कैसे बोल दिया डोमेन रियल नंबर होगा? पीटूंगा अभी, डंडा लाओ, डंडा लाओ इसको, लाओ डंडा, डंडा लाओ इसको। कह रहा है डोमेन भी रियल नंबर होगा। कहां तुम्हें ऊपर नीचे ग्राफ दिख रहा है बताओ, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर खड़े होकर कहां ऊपर नीचे ग्राफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, कैसे डोमेन रियल नंबर हो गया? क्या यार तुम भी। समझ में आ गया? आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर पर चलें, ग्रेटेस्ट इंटीजर पर चलें। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर पर चलें। मतलब एक जो कॉन्सेप्ट है ना उसको दिमाग में रखते नहीं हो, नहीं तो तुम्हारे समझ में आ जाता कि मैंने बोला था कि ऊपर या नीचे दिखना चाहिए। तो इन पर कहीं पर भी ना तो ऊपर दिखेगा ना तो नीचे दिखेगा, तो डोमेन रियल नंबर कैसे होगा? चलिए इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यदि इस चैप्टर को अच्छा करना है तो आपको थोड़ी स्ट्रेट लाइन भी आनी चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कह रहा डोमेन क्या होगा, डोमेन बता चुका हूं यार, जीरो से बड़ा होगा यार, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी। यदि आपको ये चैप्टर अच्छा करना है तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेट लाइन भी आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने आना चाहिए, तब आपका ये चैप्टर अच्छा होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हिंद आप शॉर्ट फॉर्म में जीआईएफ बोलते हो उसको, ऐसे एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे लिखते हैं। तो पहले तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं। यदि एक्स खुद एक इंटीजर है, एक्स यदि खुद एक इंटीजर है तो उसकी वैल्यू वही आएगी। एक्स यदि खुद एक इंटीजर है तो उसकी वैल्यू वही आएगी। एक्स यदि खुद एक इंटीजर है तो उसकी वैल्यू वही आएगी। एक्स खुद एक इंटीजर है तो उसकी वैल्यू वही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यदि खुद एक इंटीजर है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है, ठीक है, वो खुद एक इंटीजर है, वन, इसलिए वैल्यू होगा। -1 है तो -1 होगा, 2 होगा तो -2 होगा, 3 होगा तो 3 होगा, -4 होगा तो -4 होगा। ये तो समझ में आ गया। शिफ्टिंग अलग बताऊंगा मैं आपको, सारे ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा क्योंकि इस्तेमाल होता है, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा मैं आपको। बेटा मैं वही चीजें आपको पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आई हुई है। अब आप नहीं कहीं पढ़ते हो वो आपकी गलती है। आपके जो एग्जाम में चीजें पूछी गई हैं, जिन चीजों क्वेश्चन लगाने के लिए जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब मुझे नहीं पता कहां पर क्या पढ़ाया जाता है, आप क्या सीखते हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, पर मैं वही पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम में चीजें पूछी गई हैं जिनसे रिलेटेड। ठीक है, इसलिए पढ़ो अच्छे से। अब देखो यदि मैं इंटीजर है तब तो खुद ही इंटीजर आएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यदि जैसे मान लो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 इंटीजर आया तो खुद, उसके अलावा 0 से 1 यहां तक कुछ भी आए, 0 से 1 के बीच में इंक्लूडिंग 0 कुछ भी आ जाए, यदि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछोगे तो वो कितना आएगा, 0 के बराबर। मतलब
मैं आपसे कहूं 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.99999999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है 0। एग्जाम्पल से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही होगा, 1 के आगे यहां जो भी चीजें होंगी 2 से पहले कुछ भी हम लेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 1। तो 1.1 का भी 1, 1.000000001 इसका भी 1 आएगा, 1.99999999 इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। अच्छा, वो जो मैंने स्टैटिस्टिक्स की पॉइंट बोला था वो मैं 4 बजे वाली क्लास में आपको करवाऊंगा, प्रैक्टिस क्लास में। मैं वो जो एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको नहीं बताई थी स्टैटिस्टिक्स में, वो मैं 4 बजे वाली क्लास में आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो शेड्यूल लग गया होगा, ठीक है। 4 बजे वाली क्लास में मैं वो करवाऊंगा, ठीक है। इस क्लास में नहीं कराऊंगा मैं। एक मिनट, अभी शेड्यूल नहीं लगा है। क्या कह रहे हो? अरे निगेटिव भी बताऊंगा यार। हाँ, वो 4 बजे वाली क्लास में बताऊंगा मैं। रुक जाओ। ठीक है, अभी नहीं लगा तो उसको को लगवाता हूँ मैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये अब मैं कहूं कि देखो -1 का ग्रेटेस्ट इंट -1 है, तो मैं कहूं -1 से इधर ये जो भी वैल्यूज हैं इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो कहां जाएंगे हम? लेफ्ट में। इसका मतलब -0.99999, इसका कितना होगा -1, -0.2 का कितना होगा -1, -0.6 का कितना होगा -1। मैं -2 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 ही होगा, -2 का निकालेंगे तो -2 ही होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, -2 ही होगा, ठीक है। अब आपको, अब यदि ये इन सारी वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर -2 है, वही होगा। मतलब -1.999 का क्या होगा -2, -1.3 का कितना होगा -2, -1.6 का कितना होगा -2। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। समझ में आ गया? अब तो समझ में आ गया कि नहीं? अब समझ में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट में इंटीजर लिख रहे हैं। जब यदि वो खुद एक इंटीजर है तब तो वही आएगा, बाकी जो भी वैल्यूज हैं जैसे 0.6 है तो उसके लेफ्ट में जाएंगे हम, सबसे पहला इंटीजर जो मिलेगा वही आंसर है, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया ये चीज? बाकी इनके बीच में कोई भी वैल्यू का मैं यदि ग्रेटेस्ट निकालूं तो लेफ्ट में जाइए, सबसे पहले -1 मिला वही आंसर होगा। इनके बीच की वैल्यूज का जिसका भी ग्रेटेस्ट निकालना है तो उसके लेफ्ट में जाइए, सबसे पहले -2 मिलेगा तो वही होगा। अब थोड़ा सा नंबर लाइन आपको ध्यान रखना है, अब क्योंकि हर बार तो ये बनाओगे नहीं ऐसे। हाँ, हमेशा लेफ्ट में ही लेना है भैया। जब मैंने एक बार बोल दिया कि लेफ्ट में जाना है तो बस हो गया, बस ज्यादा नहीं सोचने का, ठीक है। हाँ, यदि आप कहोगे कि -9.2 का निकालना है तो -10 होगा, लेकिन 9.2 का निकालना है तो आपको नंबर लाइन में सोचना है 9.2 से पहले क्या आएगा इंटीजर, तो 9 आएगा। इसके लेफ्ट में पहला इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर लेना है, ठीक है। -4.9 तो इसके लेफ्ट में इंटीजर पहला कौन आएगा? -5। सिंपल सी बात है बेटे, मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको लेफ्ट में ही लेना है, पहला जो इंटीजर मिलेगा बस, खत्म। जब मैंने कहा कि लेफ्ट में लेना है तो लेफ्ट में लेना है, खत्म। अब राइट में लेना है, ऊपर लेना है, नीचे लेना है, क्यों सोचते हो इतना? ठीक है, चलो। इसके अच्छा, इसका ग्राफ
की जरूरत तो ऐसे पड़ती नहीं अभी तक, तो ऐसे तुम्हारे एग्जाम में इसके ग्राफ की जरूरत पड़ी नहीं है कभी। कभी ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है जो बहुत ग्राफ इंपॉर्टेंट हो। इसका ग्राफ छोड़ देते हैं। वैसे स्टेप फंक्शन बनता है इसका ग्राफ, लेकिन मुझे नहीं लगता इतने ग्राफ की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तुम। वैसे बनाएंगे तो तुम देख के डर जाओगे। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए सिग्नम फंक्शन। इसके ग्राफ देख लेंगे। सिग्नम फलन, इसको कई बार हिंदी में यही लिख देते हैं यार, कई बार जगहों पर तो यही लिखा हुआ है, सिग्नम फलन लिख देते हैं। ठीक है, सिग्नम फंक्शन देखिए, सिग्नम फंक्शन क्या कहता है, मॉड एक्स अपॉन एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है और एक्स बराबर 0 पर क्या है, 0। अच्छा, एक आपकी थोड़ी सी मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। ठीक है, कई बार आप पता क्या करते हो, इसका पहले मतलब समझ लीजिए, ये जो लिखा होता है। ठीक है, इसका मतलब समझ लेते हैं कि एफ एक्स बराबर ये जो लिखा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अच्छे से समझते हैं। कई बच्चे क्या उनके दिमाग में आता है कि सर एक्स बराबर 0 पर 0 कहां होगा, ये सोचते हैं वो। हाँ, वो मैं बताता हूं, 4 बजे क्लास होगी एक, उसमें कराऊंगा मैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर एफ एक्स तो मेरा ये है, तो एक्स बराबर 0 पर 0 कैसे आ गया, कुछ ऐसा सोचते हैं। तो ये गलत सोचते हो। यदि आप ये सोचते हो सर एक्स बराबर 0 पर तो ये 0, ये तो अनडिफाइन होगा, आपने 0 लिखा हुआ है। कौन कौन सोच रहा है इस बात को? कौन कौन सोच रहा है? कौन ये सोच रहा है कि एक्स बराबर 0 पर तो सर यहां पर तो 0/0 होगा, आपने 0 कैसे लिख दिया है? कौन कौन सोच रहा है इस बात को? मैं आपको मतलब समझा रहा हूं कि एक बार ये जो लिखा होता है इसका मतलब जानिए, नहीं तो कंफ्यूज होते हो तुम बहुत ज्यादा। कौन कौन सोच रहा है इस बात को? मुझे पता है तुम्हारे माइंड में क्या क्या आया होगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं, ये ऐसा नहीं है। आपको जो दिया गया है उसको फॉलो करना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। ये एक अलग टाइप का फंक्शन है, ये एक्स बराबर 0 इसमें है ही नहीं। ये जो मॉड एक्स अपॉन एक्स है उसमें एक्स बराबर 0 नहीं लिया जा रहा है, ये एक फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है। ये एफ एक्स एक टाइप का फंक्शन है जिसमें जब आपने 0 नहीं लिया है तो ये वाला फंक्शन लेना है, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 लेनी है। तो इसका आपस में कोई संबंध नहीं है। ये इस फंक्शन के बारे में बात हो रही है कि ये जो भी फंक्शन है उसमें एक्स बराबर 0 डालने पर 0 आ रहा है, और जब एक्स 0 नहीं होगा तो फिर आप वो फंक्शन इस टाइप का होगा। जब एक्स की दो ये ब्रांचेज हैं, ये क्या है, एक ब्रांचेज हैं ये। ठीक है, जहां पर इनपुट्स के लिए अलग अलग वैल्यूज आ रही है। जब एक्स 0 होगा तो जो भी मेरा फंक्शन है वो क्वेश्चन ने ये बोला है कि एक्स बराबर 0 पर उसकी वैल्यू 0 होगी। वो ये फंक्शन नहीं है, ये जो एफ एक्स है वो क्या है मुझसे मतलब नहीं है, जो उसने बोला है हम उस पर ध्यान देंगे कि ये जो भी मेरा फंक्शन है उसमें जब एक्स बराबर 0 डाल रहे हैं तो 0 आ रहा है, और जब एक्स 0 नहीं डाल रहे हैं तो मॉड एक्स अपॉन एक्स आ रहा है। ये कहने का मतलब है उसका। अब ये बताइए कि जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी तो x की वैल्यू 0 से बड़ा होगी। जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी तो x की वैल्यू 0 से बड़ा होगी, या फिर x की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटा होगी, या ये वाला। ये एक बात बताओ, जब x 0 से हम बड़ा ले रहे हैं तो ये बताओ कितना आएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? जब x की वैल्यू आप 0 से बड़ा लोगे तो मॉड x अपॉन एक्स कितना आ जाएगा? हाँ, मॉड एक्स नीचे भी हो सकता है, या फिर आप x अपॉन मॉड एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x अपॉन मॉड एक्स भी लिख लीजिए, या फिर x अपॉन मॉड एक्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भाई जब x पॉजिटिव होगा तो मॉड x और x में कोई अंतर नहीं है, ये वैल्यू 1 आएगी, और जब x निगेटिव होगा तो क्या आएगी, -1 आएगी। कोई मत पूछना कैसे, भैया रख के देख लो, कोई भी निगेटिव वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, कुछ तो अपने से कर लिया करो। अब आप ग्राफ बनाएंगे,
फंक्शन का। फंक्शन ये कहता है कि जब x जीरो है तो y भी जीरो है, मतलब यही वाला, ये फंक्शन का ग्राफ आ गया x जीरो के लिए। और जब x की वैल्यू जीरो से ज्यादा है, जब x जीरो से ज्यादा है, मतलब ये वाला, जब x जीरो से ज्यादा है तो y की वैल्यू कितनी है, 1। y बराबर 1 कैसे बनता है, x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल y बराबर 1, ये होगा। लेकिन आपको केवल y बराबर 1 तो ये पूरा हुआ x एक्सिस के पैरेलल y कांस्टेंट, लेकिन आपको केवल इस इनपुट के लिए चाहिए, तो ये वाला ग्राफ नहीं चाहिए। और यहां पर थोड़ा सा ये भी नहीं चाहिए ग्राफ में। अब मुझे ये बताएंगे कि यहां पर ऐसे हम आएंगे, पर यहां पर बनाएंगे गोला। यहां क्या बनाएंगे, गोला। क्या बनाएंगे यहां पर, गोला। क्योंकि x बराबर 0 के लिए तो ये मेरा वैल्यू है, x बराबर 0 के लिए ये है, इसलिए इस पर गोला बनाएंगे। 0 के बाद सारी वैल्यू कंसीडर करी जाएगी, ठीक है, y बराबर 1 में। बस ये वाला पॉइंट नहीं लिया जाएगा जो y एक्सिस पर है, उसको छोड़कर इधर सारे लिए जाएंगे। और y बराबर -1 कहां बनेगा, नीचे बनेगा। तो ये आपका बन गया y बराबर -1। लेकिन आपको y बराबर -1 क्या चाहिए, जब x निगेटिव हो, जब x क्या हो, निगेटिव हो। अब x निगेटिव चाहिए, इसका मतलब ये वाला ग्राफ नहीं चाहिए, और यहां बन जाएगा गोला, और ये बनेगा y बराबर -1। तो ये आपका सिग्नम x का ग्राफ है। कह रहा सर क्या गोला सोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो तुम तो ऐसा लग रहा संस्कृत पढ़ के आए हो, हैं? तुम्हें y बराबर 1 बनाने नहीं आता है बेटा, ये नहीं आता है तो फिर आपको स्ट्रेट लाइन चैप्टर नहीं आता है। y बराबर 1 बनाने आता है कि नहीं, अनंत जी? गोला सोला जो बोल रहे हो, मजाक चल रहा है यहां पर। y बराबर 1 बनाने आता है, y बराबर -1 बनाने आता है। अब मैंने ये कहा कि ग्राफ जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो y बराबर 1 लेंगे, तो y बराबर 1 तो ये पूरा होगा। लेकिन जब इनपुट 0 से ज्यादा है तो ही ग्राफ लेना, इसलिए केवल इतना पार्ट लेंगे। y बराबर -1 ऐसा बनेगा पूरा, ये पूरा बनेगा ऐसा, लेकिन हमें ये आगे तक जाएगा ऐसे ही। लेकिन जब x की वैल्यू निगेटिव होगी तो मुझे ये लेना है, इसलिए मैं यहां पर नहीं लूंगा ये वाली वैल्यू, क्योंकि 0 पर ये वैल्यू थोड़ा ना है, 0 पर तो 0 ही है। तो ये होगा ग्राफ आपका, ठीक है। यहां पर ये वैल्यू कंसीडर नहीं करी गई है, याद रखिएगा, ये कंसीडर नहीं करी गई है, ये कंसीडर करी। ये ग्राफ है आपका सिग्नम फंक्शन का, ठीक है। डायलॉग बहुत सुनते हो, कभी हार नहीं माननी चाहिए। और एक चैप्टर शुरू हो जाता है तुरंत भाग जाते हैं वीडियो बंद करके, नहीं पढ़ूंगा ना पढ़ूंगा, बहुत कठिन है, अरे बाप रे बाप बहुत कठिन है। हाँ, और डायलॉग क्या सुना शॉर्ट्स में, जो भी जज्बा हो तो चीर के रख देंगे, दुनिया ये कर देंगे वो कर देंगे। और जैसे फंक्शन चैप्टर आया, एक आया, अरे बाप रे बाप बहुत कठिन है, अरे मैं नहीं पढ़ सकता सर, बहुत कठिन है मैं नहीं पढ़ूंगा। यही मैं कहता हूं, उसका कोई फायदा नहीं जब दिल के अंदर आग नहीं लगी हुई है। आपके अंदर वो जज्बा, डायलॉग सुन के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ा, डर गए फंक्शन से, तुम डर गए फंक्शन से तुम तो कितने, तुम बहुत वायरल, बहुत शॉर्ट सुना होगा तुमने, देखा होगा, खूब मोटिवेशन आया होगा, क्या फायदा हुआ, डर गए ना। अंदर लेकर आओ, अंदर दिल के अंदर, जो दिल के अंदर आग लगी होती है वो बुझती नहीं है, तुम तो आग बाहर लगती है तुम्हारी और वो बुझ जाती, कोई भी फूंक के बुझा के चला जाता है। जो अंदर लगी होगी ना उसको कोई नहीं बुझा पाएगा। और तुम्हारी आग कहां लगी होती है, इसमें, बाहर से, और कोई भी पानी डालता है और बुझा के चला जाता है तुम्हारी आग, ठीक है। तो अंदर लगाओ, अंदर, उसको कोई नहीं बुझा सकता। और बाहर लगी होगी ना, कोई भी पानी फेंकेगा मुंह पर, आग बुझ गई तुम्हारी, ठीक है। चलिए इसके बाद
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसा जमाना चल रहा है आजकल, क्या भरोसा इसका भी इस्तेमाल होने लगे आपके एग्जाम में, कोई भरोसा नहीं। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, भिन्नात्मक भागफलन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अच्छा यहां पर डोमेन, सॉरी यहां पर मैं डोमेन की बात कर लूं। अच्छा इसमें डोमेन क्या होगा? अच्छा मैं डोमेन रेंज की नहीं बात करी मैंने इन लोगों में। इसमें बताइए डोमेन क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में, और रेंज क्या होगा? जल्दी बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में डोमेन क्या होगा? अरे वो मुहावरा है यार, कह रहा अंदर के ऑर्गन जल जाएंगे। बताओ फटाफट बताइए, कब यूज होगा, कैसे यूज होगा, मैं बताऊंगा ना यार। चलो डोमेन कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, आप फ्री हो। और रेंज केवल इंटीजर आएगा, पूर्णांक आएगा, इंटीजर। अब ये मत कहना कि सर निगेटिव इंटीजर भी आएगा क्या। यार ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन होती तो मैं निगेटिव इंटीजर लिख देता ना। यदि मैंने इंटीजर लिखा हुआ है इसका मतलब सभी आएंगे, पॉजिटिव भी आएगा निगेटिव भी आएगा। बेटा यहां जीरो भी डाल सकते हो, क्या प्रॉब्लम है जीरो में? जीरो भी डाल सकते हो यार, क्या जीरो में प्रॉब्लम है? जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो आएगा, जीरो भी तो एक इंटीजर है, जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो आएगा। यहां डोमेन बताइए, सिग्नम फंक्शन में डोमेन और रेंज, फटाफट डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज। तो डोमेन आप कुछ भी डाल सकते हो, देखिए जीरो भी डल गया है और जीरो नहीं है वो भी डल गया है, सब डल गया है। और रेंज में केवल तीन ही आएंगे, -1 0 और 1। रेंज में केवल तीन एलिमेंट, -1 0 और 1। देखिए रेंज में या तो 1 आया है, ठीक है। अच्छा मैं यदि इस फंक्शन को देखूं, मैं इस फंक्शन को देखूं और मैं कहूं f3 बताओ तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। पहले वाले का, दूसरे वाले f-3 बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ। f4 बताओ, जल्दी फटाफट बताओ। इस फंक्शन को देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखिए और ये मुझे बताइए कि f3 कितना होगा, f-3 कितना होगा, f4 कितना होगा, जल्दी बताइए। f3 कितना होगा, f-3 क्या होगा, f4 कितना होगा, जल्दी बताइए। देखो फिर रिया जी, फिर वही कंफ्यूजन शुरू हो गई। रिया जी को फिर वही कंफ्यूजन हो गई जो मैंने स्टार्टिंग में दूर किया था। मैंने कहा था तुम्हारे जो होता है ना रोम रोम से वाकिफ हूं मैं, तुम फिर से वो उस कंफ्यूजन का शिकार हो गए जब ये कह रहे हो कि सर x बराबर 0 डालेंगे तो ये तो अनडिफाइंड होगा। ये भैया इसका मतलब समझ रहे हो कि ये फंक्शन किसके लिए है, ये वाली चीज जब x 0 नहीं है, x बराबर 0 के लिए तुम्हें खुद से 0 दिया है, आप इसमें 0 क्यों डाल रहे हो? स्टार्टिंग में इसीलिए मैंने कंफ्यूजन दूर करी थी। बीच में तो तुम्हारे शॉर्ट्स देखने लगते हो बीच बीच में, तो कहां से पता चलेगा। f3 भैया, f3 कहां मिलेगा, 3 कहां मिलेगा, x0, x ग्रेटर देन 0 पर 3 मिलता है। जब x ग्रेटर देन 0 है तो fx की वैल्यू कितनी है, 1 है, इसलिए 3 पर कितनी होगी, 1। जब x निगेटिव है, x निगेटिव है तो fx की वैल्यू कितनी है, -1। इसके कहने का मतलब है ये भी समझिएगा क्योंकि यहां भी कंफ्यूज होते हैं आप लोग। कितना हो गया, x निगेटिव पर कितना हो जाएगा, -1। f4 पर बताइए, f4 पर f4 कहां आएगा, x ग्रेटर देन 0 पर, उस पर वैल्यू कितनी है, 1। अब रेंज में भैया, रेंज यही आया, कैसे आया, आप जब 0 से बड़ा डाले हो, कुछ भी 0 से बड़ा डाले हो तो फंक्शन की वैल्यू 1 आई है। जब आपने उस फंक्शन में 0 डाला है तो फंक्शन की वैल्यू 0 आई है। जब आपने कोई भी निगेटिव वैल्यू डाला है तो फंक्शन की वैल्यू -1 आई है। तो ये तीन ही वैल्यू तो आपको मिल रही हैं भाई। मैं इसको यदि मिलाऊं तो रियल नंबर हो गया 0 से बड़ा, 0 0 से छोटा। यदि मैं मिला दूं तो सारा रियल नंबर हो गया, लेकिन वैल्यू तो आपको तीन ही मिली, 1 -1 0
और कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है इस फंक्शन की, इसीलिए आपका रेंज -101 होगा। समझ में आ गया? अब हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, अच्छा मैं आपको क्यों कहता हूं किसी चीज को चीज को अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ना चाहिए, उसका रीजन ये है, आप कभी ये सोचिए कि क्यों कुछ बच्चे 200 नंबर पा जाते हैं एनडीए में 300 में, और कुछ कट ऑफ भी क्लियर नहीं होता, सोचिएगा। तो जवाब यह है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की होती है, वो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनका दिमाग अलग नहीं है, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की होती है। इसलिए मैं कहता हूं, क्योंकि अब आप सोचोगे सर एग्जाम में जब नया क्वेश्चन आता है तो वो कैसे कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते, कोई ये सोचता है तो क्यों कर लेता है? क्योंकि उसने चीजों को समझ के करा है, इसलिए वो एग्जाम में सोच पा रहा है। और जो रट्टा मारेगा वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है क्वेश्चन का। चलिए, फ्रैक्शनल पार्ट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे। और ये फ्रैक्शनल पार्ट आता कैसे है? किसी भी एक्स में से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा दीजिए। जैसे मैं कहूं कि सर 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट बताइए, तो आप 1.2 में आप 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा दीजिए, तो कितना आएगा? 0.2 आ गया ना, 0.2 आ गया। ठीक है, 2.4 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो 2.4 माइनस 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कितना आ जाएगा? 2.4 माइनस 2 बराबर 0.4। और यदि मैंने 3 का फ्रैक्शनल पार्ट पूछा, 3 का फ्रैक्शनल पार्ट मैंने आपसे पूछा, 3 का फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, तो ये कितना आएगा? ठीक है, 3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? तो देखो, 3 में से ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 माइनस करना है, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओके, -1 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, -1 का फ्रैक्शन पार्ट निकालना है, तो -1 में से -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करना है, कितना आ जाएगा? ये -1 माइनस ऑफ -1 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। -2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो -2 में से -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करना है, तो -2 + 2 कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। चलिए, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब एक चीज देखिए, समझ में आ गया ना? इसका मतलब आपको यह समझ में आता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, वो उसकी मिनिमम वैल्यू आपकी 0 मिलेगी। मतलब ये वैल्यू जो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स होगा वो मिनिमम 0 होगा। मिनिमम 0 कब होगा? जब वो इंटीजर होगा। जब वो क्या होगा? इंटीजर होगा। जब वो इंटीजर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और 1 से हमेशा कम होगी।
ये बात समझ में आई? किसको किसको लग रहा है कि ये बात सही है? अच्छा, डालने को तो आप कुछ भी डाल सकते हो, एक्स को कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन तो आपका रियल नंबर है, डोमेन आपका रियल नंबर है। मुझे रेंज बताना है, रेंज कितना होगा? क्या इसकी वैल्यू 9.2 कैसे आया? 9.2 कहां 9.2 है? 9.2 तो कहीं है ही नहीं है, बताइए 9.2 कहां है? भाई फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो 1 नहीं आएगा, ठीक है? 0 आ सकता है, निगेटिव भी नहीं आएगा फ्रैक्शनल पार्ट। 0 से तो बड़ा ही होगा, या 0 हो सकता है 0 से बड़ा हो जाए। अच्छा, मैं निगेटिव जैसे -2.3 ले लिया मैंने, एक बार -2.3 ले लीजिए, इसका निकाल के देखिए -2.3 का। तो आप कहोगे -2.3 तो -2.3 हो गया, और इसमें से क्या माइनस करना है? इसमें से क्या माइनस करना है? क्या निगेटिव भी हो सकता है क्या? सोच के बताइएगा। निगेटिव नहीं होगा बेटा, ठीक है? किसी को लग रहा है कि निगेटिव होगा, तो निगेटिव नहीं होगा। 0.2 कैसे होगा? 0.2 मतलब एक 1.2 में से एक घटा के दिखा दे तुम्हें मैं? ये घटा के दिखाऊं 1.2 में से एक? भाई मैंने बोला फ्रैक्शनल पार्ट x होता है, x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर x घटाएंगे। x तो आपका 1.2 हो गया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 आप जानते हो 1 के बराबर होगा, ये मैं पीछे सिखा चुका हूं। अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि 1.2 में से एक घटा के तुम्हें बताऊं मैं, ये तो मैं कतई नहीं बताऊंगा। यदि तुम्हें नहीं आता है तो तुम पेपर मत दो इस बार वाला, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं करा सकता, ठीक है? अब देखिए -2.3 का यदि फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, -2.3 का यदि आपको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो आपने x लिखा, ये क्या हो गया आपका x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3। अब ये बताइए मुझे, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.3 कितना आएगा? -2.3 से जस्ट पहले क्या मिलेगा? -3 इंटीजर, तो ये माइनस ऑफ -3 हो जाएगा। तो -2.3 + 3 होगा, मतलब 0.7 आएगा, ठीक है? कितना आएगा? 0.7। यार सिंपल सी ये डिफिनीशन है, और तुम कंफ्यूजन की दुकान बना रहे पूरा एकदम। सिंपल सी डिफिनीशन यही है कि आपको जिसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है वो लिखना है, और माइनस करना है इस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकलना है। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूं, और दोनों को माइनस करना आप भली भांति जानते हो। इसीलिए 1.2 को 1.2 लिखा, -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये कितना हो जाएगा? ठीक है, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, ये मैं पीछे बता चुका हूं, ये माइनस करना बड़ी बात नहीं है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने यदि निकालना आपको सिखा दिया है पहले, तो फिर एक भी फ्रैक्शनल पार्ट आपको निकालने में समस्या नहीं होगी। समझ में आ गया? तो थोड़ा दिमाग चलाओ, ठीक है? थोड़ा दिमाग चलाओ भैया, तुमको इतनी छोटी छोटी चीजें भी नहीं आती हैं, बताओ कैसे काम चलेगा? आप थोड़ा दिमाग चलाओ, ठीक है? मेहनत करो घर पर, फ्री में सिलेक्शन नहीं होगा, फ्री में नहीं हो जाएगा। मौज चल रही है और ऐस चल रहा है, तुम 4 चैप्टर पढ़ के सोच रहे हो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो जो पूरे पढ़कर जा रहा है उसका क्यों नहीं होगा, ये तुम मुझे एक्सप्लेन कर दो। आप यदि देखिए, आप यदि 8 चैप्टर पढ़ के सोचो सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूं, ये जितने लड़के एग्जाम देंगे उसमें 50,000 आपसे ज्यादा चैप्टर पढ़ के गए होंगे, तो उनका क्यों नहीं होगा? इसका जवाब मुझे देंगे, ठीक है? तो रियलिटी में रहिए, ठीक है? हवाबाजी मत करिए ज्यादा, ठीक है? हवाबाजी में मत जीदी, ठीक है? जीना सीखो, रियलिटी में रहो और मेहनत करो। अगली क्लास जो 4 बजे होगी उसमें मैं स्टैटिस्टिक्स वाला थोड़ा सा पार्ट बता दूंगा, और वहां पर मैं डोमेन रेंज के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? डोमेन रेंज के क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़ा सा डोमेन रेंज बता के उसके क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। डोमेन रेंज का तैयार रहिएगा, ये सारे फंक्शन अच्छे से पढ़ के आइएगा।
ठीक है, धीरे 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 सब क्लियर हो जाएगा। धैर्य रखिए और मेहनत करिए, ये दो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद।